तो आज हमारा हीट का मेरे ख्याल से 3rd लेक्चर, और यहाँ पे आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ह्यूमिडिटी। पहले ह्यूमिडिटी की जो टॉपिक है उस पर आने से पहले हम लोग जो अर्थ है वो 71% ऑफ वाटर से बनी है। जो पूरा का पूरा हमारा अर्थ है उस पर कितना 71% क्या है भाई, वाटर है। और अगर आप लोग जुहू चौपाटी कभी गए रहोगे तो लहरों को देखे रहोगे बहुत ध्यान से, और लहरों के ऊपर कौन बैठा रहता है भाई, ये इधर कौन रहता है, सन रहता है। तो सन क्या रहता है, कॉन्स्टेंटली वाटर को हीट करता है, और वाटर हीट करते तो वाटर क्या बन जाता है, कल ही हम लोग ने देखे बॉईल करने के बाद वाटर इवोपरेट हो जाता है, उसका पूरे के पूरे वेपर जो हवा में चले जाते हैं। तो इसका मतलब मैं ये बोल देता हूँ यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में चले जाते हैं। देखो भाई दिख रहे। तो इसका मतलब मुझे ये मालूम पड़ा कि एनी टाइम एट एनी टाइम इन द एयर देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर। समझ में आया? अच्छा, ये वाटर मॉलिक्यूल जब एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं इस वजह से हमारी एयर क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू कांस्टेंट इवोपरेशन, देखो ड्यू टू कांस्टेंट इवोपरेशन क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हवा में चले जाते हैं। एयर बिकम्स क्या हो जाती है भाई, एयर क्या बन जाती है, बोलो भाई, मॉइस्ट बन जाती है। और इसी मॉइस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मॉइस्चर है भाई, हवा में बड़ा मॉइस्चर है भाई, पसीना आ रहा है एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं नमी। जो हवा में नमी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर। और इसी मॉइस्चर को द वाटर मॉलिक्यूल्स, द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, इसी वाटर वेपर्स को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी आप लोगों को क्लियर हो गई रहेगी कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो दो चीज हमको यहां से समझ में आई, ह्यूमिडिटी क्या होती है। दूसरी एक चीज समझ में आई कि वाटर मॉलिक्यूल्स में एयर में एनी टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को मतलब अपने पास रखने की या कैद करने की या जमा करने की कैपेसिटी होती है। देखो कोई भी चीज जमा करने की, फॉर एग्जाम्पल तुम एक बस ले लो, बस अगर समझ लो मैं बोलता हूँ 8 सीटर है तो उसकी कैपेसिटी 8 सीटर है। अब वो इंडिया लोकल तो है नहीं मुंबई का, 8 के बदले 16 लोग घुस जाएंगे। समझ में, ऐसे भी अभी कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो कितनी रहती है, 4। अगर उसकी पूरी कैपेसिटी कितनी है 8, तो उसमें टोटल कितनी आएंगे, 8 आएंगे। अच्छा मैं बोलूँ अगर 8 से ज्यादा लोग अगर मैं उसके अंदर डाल दूं तो सब जो एक्स्ट्रा है वो बाहर चले जाएंगे। ये चीज समझ में आएगी। तो सेम टू सेम चीज होती है अपने एयर के साथ। किसके, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा एयर है, एक जो है बॉक्स है, ये हम लोग समझते हैं ये एयर का हमारा एक बहुत बड़ा चेंबर है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अब हम लोग ने पढ़े थे कि कॉन्स्टेंटली इवोपरेशन होने की वजह से कॉन्स्टेंटली वाटर वेपर जो एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, बट एयर को वाटर वेपर पे होल्ड करने की एक कैपेसिटी रहती है, टू सम एक्सटेंट वो वाटर वेपर को होल्ड कर पाएगी। ठीक है, तो उस वाटर वेपर को कितना होल्ड कर पाएगी वो हम लोग देखते हैं। अब मैं बोलता हूँ ये मेरी एयर की कैपेसिटी है। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटी होती है एयर की टू कंस्टेंट और टू क्या बोलते हैं, टू लोकेट और टू कंटेन द वाटर वेपर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटी जो है एयर की बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा घट जाएगा वैसे वैसे जो है हमारी कैपेसिटी घटती जाएगी। अब हम लोग देखते हैं, ये मैं बोल देता हूँ एक एयर है जो टेम्परेचर कितने पे है, 40 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे। अब 40 डिग्री सेल्सियस पे मैं बोलता हूं कि इसके अंदर 20 एयर आ रहे, 20 मॉलिक्यूल्स आ रहे। कितने आ रहे, 20 मॉलिक्यूल। मतलब 20 मॉलिक्यूल्स नहीं रहते, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। बढ़ने के लिए हम लोग को ये चीज देखनी है कि हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे, इस टेम्परेचर पे जो हमारी एयर की कैपेसिटी है दैट इज 20 मॉलिक्यूल्स। और जैसे ही शाम होती है भाई, क्या होती है, शाम होती है, तो शाम होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो ये टेम्परेचर आ गया, समझो यहाँ पे आ गया 10 डिग्री सेल्सियस में। अब जहां पे ये एयर, जो हमारी एयर थी जो 20 मॉलिक्यूल्स को जमा करके बैठी थी, अब ये क्या बोलेगी भाई, जगह हो गई कम, अब निकलो। तो इसकी कैपेसिटी क्या बढ़ जाएगी, इसकी कैपेसिटी 20 से हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी, 20 से हो जाएगी 10। अब बाकी मॉलिक्यूल्स बोलेंगे हम कहां जाए भाई, हमारी कहां जगह है। तो वो एयर जो है इन मॉलिक्यूल्स को जो वेपर के फॉर्म में थी, इनको ड्यू ड्रॉप के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, बूंदों के फॉर्म में जमीन पे छोड़ देगी। इसके लिए तुम लोग ने जब सुबह सुबह खेत में जाते हैं ना, मालूम है ना क्यों जाते हैं, खेती करने। भाई हंस क्या रहे हो तुम लोग, ठीक है, क्या हल्का हो, हल चलाने ना, हल चलाने जाते हैं उसका मतलब। ठीक है, तो क्या होता है जब हम लोग सुबह सुबह जाते हैं तो हम लोग जब घास पे चलते हैं तो हम लोग को एक नमी महसूस होती है, जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं, ओस बोलते हैं, शबनम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जमा रहती है। तो वो क्यों होती है कि एक बार जो हमारी दिन में जब टेम्परेचर हाई था तो एयर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। एयर बोली भाई आने दो आने दो आने दो, शिमला की बस चल रही है आने दो, जितने आ रहे आने दो। ठीक है, भले ही कंडक्टर के सर पे एक आदमी बैठा है लेकिन वो बोलेगा भाई पूरी बस खाली है। ठीक है, तो वैसे ही दिन के अंदर बोलता है भाई
आने दो। तो पूरी हवा जो है, हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स भर जाते हैं। अब रात के टाइम पे क्या हो जाते हैं, हवा जैसी टेम्परेचर कम हो जाता है तो कैपेसिटी क्या हो जाती है एयर की, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या बोलता है भाई, अब हमारी कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 10 पैसेंजर की है, 20 पैसेंजर की है, तो बाकी के जितने एक्स्ट्रा है वो चुपचाप अपना रास्ता नाप लो। तो जो वेपर के फॉर्म में जो हमारी एयर रहती थी वो वेपर के फॉर्म में नहीं होके जो एक्स्ट्रा वाली है वो बूंद के फॉर्म में नीचे आके जमीन पे घास पे जम जाती है। इसके लिए जब तुम लोग सुबह सुबह गए रहोगे, या वॉक पे ऐसे उठना चाहिए सुबह सुबह, जो नहीं उठता उसका नुकसान है, लेकिन कोई ऐसे वॉक पे जाए तो उसको महसूस होगा जो घास है वो घास गीली है। जो आसपास स्पाइडर के वेब्स रहते हैं, जो जाले रहते हैं, उस पर भी तुम लोग देखे रहोगे एक क्रिस्टल जैसा फॉर्म हुआ रहता है। तो वो क्या रहती है, यही सारी ओस की बूंदें रहती है, ड्यू ड्रॉप्स रहती है, एक्स्ट्रा वेपर्स रहता है जो लिक्विडिफाई होके नीचे आके जम जाता है। तो यहां से हम लोग को समझ में आया कि एयर की कैपेसिटी जो है हायर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दिन में 40 डिग्री सेल्सियस भरते जाओ, और रात में जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है बोलता है भाई खाली करो, अपना रास्ता नाप लो, अभी हमारी कैपेसिटी कम है। तो जितने एक्स्ट्रा बनते हैं वो बूंद बन के नीचे जमा हो जाते हैं, इसी वजह से हमको ड्यू पॉइंट और ड्यू ड्रॉप्स नजर आते हैं। ये चीज अपने को क्लियर हो गई। अब हम लोग देख रहे हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड चीज क्या होती है। तुम्हारी बुक में दिया हुआ है सैचुरेटेड एयर एंड अनसैचुरेटेड एयर। तो पहले मैं बात बताता हूँ सैचुरेटेड क्या होता है। अब एग्जाम्पल समझो, वापिस से वो ओमनी वाली गाड़ी पे, ओमनी नहीं लेते, कोई बस ले लेते। अब बस की कैपेसिटी कितनी थी, 8 थी, ठीक है, बस की कैपेसिटी कितनी थी, 8 थी। अब उसके अंदर बैठ गए हैं 6 लोग, तो उसकी कैपेसिटी से कम लोग बैठेगी नहीं, तो दैट इज अनसैचुरेटेड एयर। समझ में आया, क्या है अनसैचुरेटेड एयर। अब जो है आगे वो गया भाड़ा मारने, बोला हाँ भाई चलो भर लो, 6 थे अब 2 और आ गए। अब कितनी कैपेसिटी थी, 8 थी, और कितने लोग हो गए, 8। तो वो जो हमारी कार जो हो गई, जो बस थी, वो हमारी सैचुरेटेड हो गई। तो उसी तरीके से हमारी जो हमारा जो एयर रहता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक कैपेसिटी रहती है। अगर उस टेम्परेचर के हिसाब से जितनी कैपेसिटी है, अगर वो पूरी की पूरी भरी हुई है, क्या है, भरी हुई है, तो हमारी एयर क्या है, सैचुरेटेड है। लेकिन अगर वो पूरी की पूरी नहीं भरी हुई है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें कम मॉलिक्यूल्स है, तो वो एयर क्या है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो देखेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है। तो हम लोग ने देखे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड एयर क्या होती है। अब हम लोग उसकी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। अब अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है, डेफिनेशन देखो। सैचुरेटेड एयर क्या होती है, कैपेसिटी के हिसाब से जितना वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए उतना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, सो वी कॉल दैट एयर इज एज ए सैचुरेटेड एयर। कैसी है, सैचुरेटेड एयर है। तो मैं बात करता हूँ कि ऐसी कंडीशन लेता हूँ, पहले हम लोग अनसैचुरेटेड एयर क्या होता है वो देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था बस का, वैसा ही है। एक एयर की जो कैपेसिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस कैपेसिटी से कम मॉलिक्यूल्स अगर उसके पास है तो वो एयर क्या होती है, अनसैचुरेटेड होती है। व्हेन एयर कंटेन्स वाटर वेपर लेस देन इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड एयर। क्या है भाई, अनसैचुरेटेड, मतलब अभी भी जगह खाली है, भर सकते हैं इसके अंदर, एयर की कैपेसिटी क्या है, कम है। अब हम लोग बात करते हैं एक कंडीशन की जहां पे हमारी एयर क्या है, अनसैचुरेटेड। इसका टेम्परेचर ले लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। अब 40 डिग्री सेल्सियस है, एयर की कैपेसिटी ज्यादा रहती है। अब उस ज्यादा कैपेसिटी के हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है भाई, प्रेजेंट नहीं है। बोले भाई हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास उतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये एयर इस वक्त क्या है, अनसैचुरेटेड है। क्या है, अनसैचुरेटेड है। ये दिन का वक्त था। अब जो है सूरज ढलेगा, शाम आ जाएगी, और जैसे ही शाम आएगी हम लोग देखेंगे हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अब पहुंच गया 20 डिग्री सेल्सियस में। अब जहां पे पहले वाली कंडीशन पे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरा समझो 12 मॉलिक्यूल्स थे। कितने मॉलिक्यूल्स थे, 12 मॉलिक्यूल्स थे। तो अब भी 12 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बट एयर की अब क्या हो गई भाई, कैपेसिटी कम हो गई। देखो कैपेसिटी ज्यादा, कैपेसिटी कम हो गई, तो इस कंडीशन में हमारी एयर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स है और इसकी जो ये थी कैपेसिटी थी, होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी 12 थी। तो हमारी एयर क्या हो गई, बोलो एयर क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई। वेरी गुड, क्या हो गई, एयर हमारी सैचुरेटेड हो गई। अब कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे भर गए। अब अगर मैं बोलता हूं इसका टेम्परेचर समझो रात में लग गई बहुत ज्यादा ठंडी, तो 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हमारा पहुंच जाता है 3 डिग्री सेल्सियस। कहां पे पहुंच जाता है, 3 डिग्री सेल्सियस। अभी आजकल वही चल रहा है ना, ठंडी वाला मौसम, 2 ब्लैंकेट ओढ़ के सो, तो 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो एयर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी भाई, और कम हो जाएगी। देखो भाई और कम हो गई है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इस टेम्परेचर पे जो हमारे 12 मॉलिक्यूल्स थे उसमें से 6 के 6 मॉलिक्यूल्स बस रह गए।
कितने मॉलिक्यूल रह गए? 6 मॉलिक्यूल। और बाकी के 3 मॉलिक्यूल का क्या हो गया भाई? वो वेपर में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? वेपर में, ड्यू पॉइंट में कन्वर्ट हो गए, ड्यू ड्रॉप में। किस में कन्वर्ट हो गए? ड्यू ड्रॉप में। तो ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे एयर जो है सैचुरेटेड होने के बाद ऐसा टेम्परेचर आता है जब वो सैचुरेशन के भी और नीचे जाती है, यानी उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। उसकी कैपेसिटी थी 12, अब वो 12 से भी जब उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कर जाएंगे भाई? वाटर जो अंदर की वाटर वेपर है वो ड्रॉप्स बन के नीचे घास पे ओस की बूंद जम जाएगी। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे ओस की बूंद जमती है, ड्यू ड्रॉप्स जमते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यानी इस टेम्परेचर के नीचे हम गए, ये समझो मैं बोलता हूं 20 डिग्री सेल्सियस था, 20 डिग्री सेल्सियस में इसकी है एयर पूरी तरीके से सैचुरेटेड थी। अब अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता हूं, मेरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जहां मेरे 12 मॉलिक्यूल्स थे, अब सिर्फ 3 रहेंगे, 6 रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे भाई? ड्यू ड्रॉप, बूंद बन के नीचे जमा हो जाएंगे। तो जहां पे बूंद बनने से पहले जो टेम्परेचर आता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके नीचे गए तो भाई बूंद बन जाएंगे, ड्यू ड्रॉप बन जाएंगी। तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई। अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बाद ही हमारी जो ओस की बूंद है जो सुबह सुबह बनती है, वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बाद ही बनती है। ठीक है, ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो अपनी बहुत कैपेसिटी की बात हो गई, बहुत हम लोग ने अज्यूम कर लिया। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में एयर के अंदर एयर की क्या कैपेसिटी होती है। तो जब हमारी एयर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे होती है, जब हमारा टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो हमारी एयर की कैपेसिटी कितनी रहती है? 1 किलो एयर, 1 किलो मतलब 1 मीटर क्यूब की जो एयर रहती है, 1 मीटर क्यूब मालूम है ना, 1 मीटर का एक हम लोग अगर क्यूबॉइड बना दे तो उसके अंदर जो एयर रहेगी वो 1 मीटर क्यूब की एयर रहेगी। तो उतनी सारी एयर कितना पानी रखती है? सिर्फ 49 ग्राम्स। तो 40 डिग्री सेल्सियस में एयर की कैपेसिटी कितनी रहती है? 49 ग्राम्स। और देखो जैसे ही टेम्परेचर गिर के कितना हो जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस, तो एयर की कैपेसिटी कितनी होती है? 14.5 ग्राम्स। तो यहाँ से हम लोग को मालूम पड़ा टेम्परेचर की वजह, टेम्परेचर जैसे गिरता है कैपेसिटी गिर जाती है। अब हम लोग करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे जरा चर्चा करते हैं। तो मैं बोलता हूँ ये मेरा एक कंटेनर है जिसके अंदर एयर है। अब इस एयर ने कुछ अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होल्ड किए। कितना मॉलिक्यूल्स होल्ड किए? 80 ग्राम्स। और इस पूरे डब्बे का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम तो समझ में आता है, वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है इस डब्बे की? 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब की जो हमारी एयर है, उस एयर में सिर्फ 80 ग्राम्स ऑफ क्या है भाई? अपने मास ऑफ वेपर है। तो मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? 80 ग्राम्स पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब की एयर के अंदर सिर्फ 80 ग्राम क्या है? अपना क्या बोलते हैं, वाटर वेपर मौजूद है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये तो मेरे को मालूम है कितना मौजूद है एट प्रेजेंट टाइम, उसमें कितनी वाटर वेपर मौजूद है, बट मैंने यहाँ पे ये बात नहीं किया कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि ये टेम्परेचर पे या नीचे आ जाते हैं, इस टेम्परेचर पे जो हमारी वाटर होल्ड करने की, वाटर वेपर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है दैट इज 100 ग्राम्स। कितनी है? 100 ग्राम्स। और जो एक्चुअल में प्रेजेंट है वो कितना है? 80 ग्राम्स। तो मैं निकालूंगा वहां से रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कितनी है और कितनी होनी चाहिए ह्यूमिडिटी। तो उसमें जो ह्यूमिडिटी हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बट एक्चुअल में प्रेजेंट कितनी है और उसको कितनी होनी चाहिए, उन दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्या निकालते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो भाई, मास ऑफ वेपर प्रेजेंट डिवाइड बाय मास ऑफ वेपर नीडेड बाय एयर टू गेट सैचुरेटेड। उसको पूरा सैचुरेट होने कितने चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है भाई? मेरा परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो मेरे को इधर से क्या मिलेगा? ये 100 कट जाएगा और मेरे को मिलेगा 80%। अब तुम लोग गए रहोगे कभी यहाँ पे गूगल पे, तो तुम लोगों ने टेम्परेचर सर्च किया कि तो बाजू में ऐसा लिख के आता है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आज ऐसी है, 70% है, 80% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आपको समझ में आ गया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है। और यहाँ तक बात करूँ एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है? तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितनी एयर मौजूद है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो फिल्ड है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, मैं बोल रहा हूँ अनसैचुरेटेड है,
उसकी कैपेसिटी और है, बट उसके मुकाबले एयर क्या है, कम मौजूद है। वाटर मॉलिक्यूल क्या है, कम मौजूद है। तो हम लोग उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मतलब जितना है उतना ही बता रही है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बता रही है, कितना है और कितना होना चाहिए, उनके बीच का परसेंटेज बता रही है। तो मैं क्या बोलूँगा, इस हिसाब से मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो मेरा डब्बा है या जो मेरी एयर है वो सिर्फ 80% फिल्ड है, बोल सकता हूँ। यानी इसको 20 मॉलिक्यूल और चाहिए, 20% मॉलिक्यूल और चाहिए। अच्छा, एक और एक पॉइंट मैंने इससे पहले बताया था, एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दैट इज सैचुरेटेड एयर। तो मैं सैचुरेटेड एयर को क्या मैं ये बोल सकता हूँ, दैट इज द रिलेटिविटी, एब्सोल्यूट रिलेटिविटी ऑफ क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर इज 100%। एब्सोल्यूट रिलेटिविटी ऑफ सैचुरेटेड एयर इज 100%। वाई, कि सैचुरेटेड में क्या, जितनी कैपेसिटी है उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो 100% समझो, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरी कैपेसिटी कितनी थी, 100, और पूरे के पूरे 100 मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ये एयर सैचुरेटेड है, तो मेरी रिलेटिविटी क्या आएगी, 100 आ जाएगी। तो एट सैचुरेटिंग पॉइंट या ड्यू पॉइंट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। एट ड्यू पॉइंट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, यानी हमारी एयर पूरी की पूरी फिल्ड हुई रहती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जब हमारा जो टेम्परेचर जो रहता है वो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा रहती है। किससे ज़्यादा रहती है, मोर, 60% से ज़्यादा रहती है। तो हमको जो है ना टेम्परेचर, जो माहौल है वो ह्यूमिड लगता है, थोड़ा गर्म लगता है। कैसा लगता है, ह्यूमिड लगता है। अरे भाई आज तो बड़ी गर्मी है, क्या है, आज बिल्कुल काम पे नहीं जा पाएंगे, होमवर्क नहीं होगा भैया, कूलर नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होगा, होता है ना। तो कब होता है, जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%। और यही बात कर लूँ अगर हम कि हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60% रहती है, तो क्या होता है, हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज RH, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60%। तो क्या हो जाता है, हमको जो एयर है वो ड्राई महसूस होती है। क्या होती है, ड्राई। बोलते हैं ना, पसीना नहीं आता उस टाइम पे। क्या नहीं आता है, पसीना हमको बिल्कुल भी नहीं आता है। अब देखो, संसार में भरे कुछ राज है जो ये कॉन्सेप्ट हमको पूरी तरीके से बताएंगे। अब तुम लोग ने एक चीज़ देखे रहोगे, दैट इज जब हम लोग फ्रिज से एक ठंडी ठंडी बॉटल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फ्रिज से एकदम मस्त, ये चीज़ हो गई, आया फोटो ले लो। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी अभी हमको प्यास लग गई, नीचे से आए भागते भागते, मम्मी ठंडा पानी, तो ठंडे पानी के लिए मस्त मस्त बॉटल निकली। और जब हम लोग बॉटल पानी निकाल के थोड़े टाइम पीने के बाद बॉटल वहीं रखी है, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो बॉटल का जो सरफेस है आसपास का, वो सरफेस क्या हो जाता है, उस सरफेस पे पानी जम जाता है। तो ये पानी कहाँ से आया, क्योंकि बॉटल तो पूरी तरीके से पैक्ड है, तो पानी आता कहाँ से। तो ये देखो, जब ये बॉटल फ्रिज से हम लोग निकालते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या रहता है, लेस रहता है, बहुत कम रहता है। तो इस वजह से इसके आसपास की जो हवा रहती है वो हवा क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, कूल हो जाती है। अच्छा, अगर हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है, गिर जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उस वक्त आसपास हवा में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं हवा में, वो ड्यू पॉइंट बन के यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या लगता है भाई, ये देखो बर्फ तो ढक्कन में बंद था, फिर भी देखो इतना पानी चला गया। मम्मी बोलेगी लाओ पोछा पोछो जल्दी फटाफट, होता है कि नहीं। तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा आसपास की जो हवा रहती है वो हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और उस ठंडी हवा की वजह से आसपास का पानी कंडेंस होकर इस वाटर पे फॉर्म हो जाता है। ये एक फेनोमेना हो गया। दूसरा फेनोमेना तुम लोग ने देखे रहोगे, ऐसे हवाई जहाज आसमान में जा रहा है, फिर तुम लोग देखते हो ओ भाई देख बूस्टर, बोलते हो कि नहीं, वो धुआं निकलता है। वो एक्चुअल में पर्पसली नहीं निकलता है वो धुआं। एक्चुअल में होता है क्या, जब उसका इंजन जो गर्म रहता है वो गर्म धुआं निकालता है, और उस गर्म धुएं के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स उस गर्म धुएं के अंदर। जब ऊपर एयर में जब वो गर्म हवा निकलती है तो एयर ऊपर का जो एयर का टेम्परेचर वो क्या रहता है, कम रहता है। तो अंदर का जो पानी है वो कंडेंस होकर क्लाउड बन जाता है। इसके लिए हम लोग को वो क्या दिखता है कि एक स्ट्रेट लाइन निकल रही है। ठीक है, तो पर्पसली नहीं होता है कि भाई वो देखो धुआं निकल रहा, प्लेन गिरने वाली है, वैसा कुछ एक्सीडेंट नहीं होने वाला। ठीक है, वो एक नेचुरल फेनोमेना है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो ठंडी हवा की वजह से कंडेंस हो जाते हैं एयर के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमिडिटी का पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग हीट की तरफ बढ़ते हैं, तो यूनिट ऑफ हीट की बात करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखे व्हाट इज यूनिट ऑफ हीट। तो एसआई यूनिट क्या है भाई, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है हीट का वो क्या है, जूल्स है। क्या है भाई, जूल्स। और सीजीएस यूनिट, भाई ये सीजीएस क्या, अरे भाई जैसे एसआई यूनिट एक सिस्टम है वैसे सीजीएस यूनिट एक सिस्टम है। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, मतलब इंटरनेशनल, दुनिया भर में सारे लोग ये यूनिट रिकॉग्नाइज करते हैं, जूल्स। और ये सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट बहुत कम कंट्रीज में यूज होता है, इसका नाम है
सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड यूनिट। तो सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हीट का यूनिट क्या है, कैलोरी, और एसआई यूनिट में हीट का यूनिट क्या है, जूल्स। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, हीट का जब हम लोग एनर्जी का जब हम लोग एसआई सीजीएस यूनिट में यूनिट निकालते हैं तो दैट इज ऑल्सो कैलोरी नहीं होता है, वो अर्ज होता है, ठीक है। तो हीट इज ऑल्सो एनर्जी। मैंने क्या बताया था पहले लेक्चर में, हीट भी एक एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट सीजीएस यूनिट में हम लोग क्या लिखते हैं, अर्ज। लेकिन जब हीट की बात होती है, कोई भी एनर्जी नहीं, हीट की बात होगी तो ऐसा यूनिट क्या आएगा अपना, कैलोरीज। अब हम लोग को मालूम पड़ गया जूल्स क्या होता है, कैलोरीज क्या होता है। एक बहुत प्यारा सा इसके बीच में रिलेशन है, 1 जूल्स इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी। ये चीज समझ में आया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हो भाई, अपने ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या ले लिए, टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम पानी डाल देते। अरे ये 1 ग्राम पानी क्या होता है, 1 लीटर सुना था। अरे भाई ग्राम है, कोई भी चीज है उस पर सब्सटेंस है, इसका मतलब उसका मास होगा, है क्या। अगर पानी है उसको लीटर में गिनते तो क्या उसका मास नहीं है ना। तो मैं क्या लेता हूँ, 1 ग्राम पानी लेता हूँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ग्राम पानी लिया हूँ। अब इस 1 ग्राम पानी को मैं हीट करता हूँ, और कब तक हीट करता हूँ, जब तक इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ ना जाए। यानी अगर मैं इनिशियली मान लूँ ये कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस पे था, या 14.5 डिग्री सेल्सियस पे था। अब मैंने इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया है, 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो कितने डिग्री से उठा, ये कितने डिग्री से बढ़ गया टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी का डेफिनेशन मिल गया। यानी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो 1 कैलोरी अपने को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जो भैया तुम्हारा 10th का एग्जाम पास हो गया, तुम बोले मोहल्ले भर में भंडारा होगा लेकिन मैगी का, ठीक है। तो तुमने जो है 1 किलो पानी चढ़ा दिए, क्या चढ़ा दिए, 1 किलो पानी चढ़ा दिए गैस के ऊपर। अब इसमें 1 किलो पानी है। अब 1 किलो पानी का टेम्परेचर अगेन मैं मान लेता हूं, तो टेम्परेचर इज 14.5 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैंने हीट किया। हीट प्रोवाइड करने के बाद इसका टेम्परेचर पहुंच गया कहां पे भाई, 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम, कितना भाई, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग बढ़ाते तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जो यूज लगती है हमको, उसको हम लोग बोलते हैं 1 किलो कैलोरी। 1 किलो के कैलोरी का मतलब किलो कैलोरी। अब 1 किलो कैलोरी इज, जो इनके बीच का रिलेशन है, इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज, इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज। ये चीज, ये सारे जो हम लोग को कन्वर्जन है, ये हमको न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से काम आएंगे। ये चीज क्लियर होगी। हाँ क्या, हाँ मैंने बोला ना, कोई भी चीज है लीटर में है, मैं मानता हूं, क्या उसका मास नहीं है। अभी अगर तू ये बोलेगा 1 लीटर पानी लेगा, तेल की पैकेट लेगा, तू वेइंग स्केल पे रहेगा, वेइंग स्केल बोलेगा अरे ये लीटर है भाई, यहां मत रखो, उसका वजन बताने से मना करेगा वो, वजन बता, उसका मास रहेगा ना। कोई भी चीज मैटर है, एग्जिस्ट करती है, तो उसका मास एग्जिस्ट करता है। इससे पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल, आप क्या करो, गैस लो और गैस के ऊपर चम्मच को क्या कर दो, हीट करने रख दो, ठीक है, और दूसरी जगह पे तुम लोग पानी हीट करने रख दो। पहले एक सवाल, सबसे पहले गर्म कौन होएगा, चम्मच होगा, ठीक है। और उसके अब जब दोनों गर्म हो गए तो ठंडा रख दो, तो सबसे पहले ठंडा कौन सा होगा, सबसे पहले। अब ये जब सवाल के जवाब जब तुम लोग ढूंढ रहे हो, उसके बीच में हम लोग ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेते हैं, जवाब अपने आप अपने को मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने 3 बॉल लिया हूँ। एक बॉल जो है वो आयरन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, आयरन म्हणजे लोहा, ठीक है। दूसरा बॉल जो बना हुआ है वो बना हुआ है कॉपर का, किसका बना हुआ है भाई, कॉपर का। और तीसरा जो अपना बॉल बना हुआ है वो बना है लेड का, ठीक है, लीड का। अब मैंने इसको हीट के ऊपर रख दिया। अब हीट होने की वजह से इसका पानी का जो टेम्परेचर है बढ़ गया। अब पानी बॉईल होने लग गया। क्या होने लग गया भाई, जो अंदर का पानी था वो क्या हो गया, बॉईल होने लग गया। ये पानी के अंदर रखा हुआ है, तो पानी बॉईल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कॉपर, आयरन और लेड है वो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी के अंदर है, तो उनका टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, मानते हो सब लोग, इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक कर लेते हैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं वैक्स स्लैब बोलते हैं, यानी वैक्स का एक बहुत बड़ा क्ले, मतलब वैक्स का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके ऊपर रख दिया, देखो अभी रख रहा नहीं हूं, हम लोग काउंटिंग पहले चालू करेंगे बाद में, आयरन बॉल, ठीक है। दूसरा मैंने रख दिया कॉपर बॉल। अब तीसरा मैंने रख दिया
लेड। तो ये अपना आयरन बॉल हो गया, ये कॉपर बॉल हो गया, और फिर आ गया लेड बॉल। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है दे आर एट 100 डिग्री सेल्सियस, सबका तीनों का 1 2 3 तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, कोई इनमें अंतर नहीं है, कोई टेम्परेचर में फर्क नहीं है। तो जैसे मैं लेड के ऊपर रखूंगा, जाहिर सी बात है लेड जो है वो मोम होता है, और मोम का टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी, मतलब बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस की वजह से मोम पिघलना चालू होगा, तो ये सारे बॉल्स क्या होंगे, अंदर जाना चालू हो जाएंगे। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जैसे हम इस बॉल को अंदर डालते हैं तो हमारा जो आयरन है वो ऐसा पिघला 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 पिघला, ये देखो भाई कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया अंदर। कहाँ पहुँच गया, ये अंदर पहुँच गया, ये अपना आयरन नीचे। अब हम लोग देख रहे हैं कॉपर को, तो कॉपर आया 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 आया, ये देखो भाई रुक गया इधर जगह पे, ये क्या चीज़ है, कॉपर यहीं रुक गया। उसके बाद में हम लोग बात कर लेंगे लेड की, तो लेड आया पिघला, ये देखो फिर ये यहीं रुक गया। तो हम लोग देखें भाई टेम्परेचर तो सबका 100 डिग्री सेल्सियस था, तो आयरन इतना अंदर तक कैसे चला गया, लेड इतना बीच, कॉपर इतना बीच में और लेड इतना ऊपर क्यों रह गया। तो ये सारे सवाल के जवाब क्या है, देखो भाई हर एक जो मटेरियल रहता है ना, उसको हीट टेम्परेचर तो सबका बराबर था। जब यहाँ पे ये लोग हीट हो रहे थे तो सबका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गया था, बट पानी से हर एक मटेरियल ने अलग अलग एनर्जी को अब्जॉर्ब किया। क्या किया, आयरन ने अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी ले ली, और कॉपर ने अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी ले ली, और जो है लेड ने अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी ले ली। तो जिसके पास जितना एनर्जी रहेगी वो उतने देर तक गर्म रहेगा। तो यही बात कर लेते हैं जो मैंने पहला सवाल पूछा था, पानी के पास जो एनर्जी रहती है वो ज़्यादा रहती है, इसके लिए पानी गर्म होने भी टाइम लगता है और उसको ठंडा होने भी टाइम लगता है, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड होने टाइम लगता है, फिर उसके बाद में उसको निकलने भी टाइम लगता है। और वही बात कर लेते हैं आयरन स्पून की या स्टील स्पून की, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा भी उतने जल्दी ही हो जाता है। तो सेम चीज़ बात है, ये एनर्जी है क्या, हम लोग उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर एक मटेरियल की हीट को अब्जॉर्ब करने की, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की अपनी एक कैपेसिटी, अपनी एक इस्तेदाद है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। कोई भी 1 किलो 1 ग्राम कोई भी मास ले लो, उसका टेम्परेचर अगर मुझे बढ़ाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस, कोई भी एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अगर उसका 1 किलो मास या 1 ग्राम का है, ठीक है, यूनिट मास, कोई एक सब्सटेंस है वो यूनिट मास का है, मान लो 1 किलोग्राम का है। अब उस 1 किलोग्राम की एनर्जी को, मतलब 1 किलोग्राम के सब्सटेंस का टेम्परेचर मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, यानी अगर मेरा टेम्परेचर 99 पे, मेरे को पहुंचाना उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितना टेम्परेचर बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी कैपेसिटी लगेगी, जितनी हीट लगेगी, उस हीट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आया, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अलग कैपेसिटी रहती है। अब बात कर लेते हैं वाटर की, तो हमारा जो वाटर है ना, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से उठाने के लिए देखो कितना लगता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से उठाने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, 1 कैलोरी। समझ में आया, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इसको रीड करते हैं। अब यही बात कर लेते हैं, वाटर की 1 थी, अब बात कर लेते हैं आयरन की। तो आयरन की कैपेसिटी देखो कितनी है, 0.11 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वाटर की कैपेसिटी इज दी मोस्ट, आयरन की कैपेसिटी इज दी लीस्ट। इसके लिए आपका पानी जो है लेट ठंडा होगा और आयरन जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग आए, आयरन की कैपेसिटी 0.11 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और वही बात कर लेते हैं कॉपर की। तो कॉपर की देखो कितनी है, 0.1 भी नहीं, 0.095 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वही बात कर लेते हैं लेड की, तो दैट इज 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा किसकी है भाई, कॉपर की, उसके बाद आयरन की, उसके बाद लेड की। तो इसके लिए ये डीपेस्ट गया, ये कहाँ गया, आयरन बॉल डीपेस्ट गया, और ये क्या गया, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यानी बीच में, और ये गया लीस्ट, मतलब सबसे कम, क्योंकि इन सब की हीट को अब्जॉर्ब करने की, स्टोर करने की कैपेसिटी होती है कम। ठीक है, तो क्लियर विद दैट, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।